ओके चलो, तो आज का सेशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोगों को इकोलॉजी जो है ये स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है हम लोगों को? आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर इकोलॉजी का स्टडी जो है ये हम करेंगे। इकोलॉजी में सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो है ये वाला पोर्शन जो है हम अभी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें इकोलॉजी को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है इकोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स, ये क्या होते हैं, और इसके अलावा जो बेसिक मेन टर्म जो होता है इकोलॉजी का वो हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले तो इकोलॉजी एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है, इकोलॉजी होता क्या है। मीन्स ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट में यदि हम जो यहाँ पर जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर? हम अभी यहाँ पर इकोलॉजी, इकोलॉजी में क्या चीज? ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ये हम देख रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है ये हम जानेंगे। क्या जानेंगे हम लोग? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो डील्स करता है, ठीक है, यदि हम इसमें समझे तो इकोलॉजी जो है ये क्या चीज? ये डील्स करता है। किसके साथ डील्स करता है ये? एक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या चीज? एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन, क्या कह सकते हैं हम लोग, किसके किसके बीच में? एक तो यहां पे आएगा ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, इस चीज को इकोलॉजी जो है ये डील्स करता है। इकोलॉजी एक्चुअली, ये जो टर्म आप जो देख रहे हो ना इकोलॉजी, ये जो टर्म है ये एक्चुअली ओइकोस, इस टर्म से लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है? ओइकोस। ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग जो होता है एक ऐसा प्लेस जहां पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है जो रहता है, एक ऐसा प्लेस जहां पे ऑर्गेनिजम्स जो है लाइव करता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक है, वो इकोलॉजी के फादर के नाम से जाने जाते हैं। और इकोलॉजी के फादर यदि हम देखें तो इकोलॉजी में देखो फादर की जब बात आती है तो बहुत सारे टाइप के फादर्स यहाँ पे आते हैं। ठीक, तो आप अलग अलग बुक में रेफरेंस में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बट एनसीईआरटी ने इतना कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे दिया ही नहीं है। इसलिए सिर्फ आप इतना याद रखो कि एक प्रोफेसर है रामदेव मिश्रा। ओके, ये जो रामदेव मिश्रा है ये इंडियन फादर है इकोलॉजी के। ठीक है, ये डेटा कहीं नहीं बदलेगा, ये आपको याद रखना है। इंडियन फादर है किसके? इकोलॉजी के। चलो, इतना तो हमें समझ में आया कि ये इंडियन फादर हो गए। साथ ही साथ अब यहां पर यदि हम देखें, ठीक है, क्या चीज, इस पोर्शन में यदि हम देखें तो अब हम लोगों को इकोलॉजी जो है इसमें इसकी टू ब्रांच आती है, जिसमें एक आता है ऑटोकोलॉजी और एक सिनेकोलॉजी। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। क्या देख रहे हैं हम लोग? हम यहाँ पर इकोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं। इकोलॉजी में इसकी टू ब्रांच आती है, जिसमें एक जिसे हम कहेंगे ऑटोकोलॉजी और दूसरा आएगा जो कहलाएगा सिनेकोलॉजी। ये ऐसे टू टाइप्स आते हैं। बेटा कौन अभी क्लास में आ नहीं पा रहा था, आ गया क्या? रिस्पॉन्स करो।
आ गए अभी सभी लोग? पासवर्ड मैंने क्लास में भेजा था, क्या प्रॉब्लम आ रहा था बेटा सुहानी? हाँ ठीक है, चलो आ गए सभी लोग, अच्छी बात है। तो ऑटिकोलॉजी और सिनेकोलॉजी होता क्या है? तो ऑटिकोलॉजी मींस यहां पर एक सिंगल स्पीसीज और उसके एनवायरनमेंट की स्टडी यदि होती है, पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल्स यदि हम देखें, ठीक है, तो ऑटिकोलॉजी में क्या होगा, एक सिंगल स्पीसीज आ जाएंगी यहां पर, और सिंगल स्पीसीज और उसके बीच में जो उसका एनवायरनमेंट है, इनके बीच में जब स्टडी होगी तो इसे ऑटिकोलॉजी कहेंगे। लेकिन सिनेकोलॉजी में ऑल स्पीसीज, कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, यहां पर जो स्टडी हो रहा है किसका हो रहा है, एक तो ऑल स्पीसीज, पहली चीज तो ये हो गया। ऑल स्पीसीज के साथ ही साथ यदि हम देखें तो ऑल स्पीसीज एक कम्युनिटी हो सकती है, ठीक है, कंप्लीट एक कम्युनिटी, एक बायोटिक कम्युनिटी इसमें आ सकता है, और उनके बीच में जो उनका एनवायरनमेंट है, इनके बीच में जो स्टडी होगा इसे कहेंगे सिनेकोलॉजी। देखो ये टर्म आपको समझ रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है तो डाइजेस्ट कर लो, नहीं हो रहा है तो भूल जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में दिया है क्या, ये एक पार्ट दिया होगा, दोनों नहीं, बट ऐसा नहीं कि आपको समझेगा नहीं। ओके, एक मिनट एनसीईआरटी का बुक देख लेते हैं। एनसीईआरटी है आपके सामने, रखे हो साथ में, एनसीईआरटी साथ में रखा करो। ओके, डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट टर्म दे दिया है, चलो ठीक है। और हमेशा याद रखो बेटा, मेरे क्लास में पढ़ाने के पहले आप लोगों को पढ़ के आना है। पढ़ के आओगे तो जल्दी समझेगा, आसानी से समझेगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर समझने में प्रॉब्लम होगी ही होगी। और इकोलॉजी मैंने क्यों चालू किया हूं, इसका रीजन क्या है, लास्ट ईयर या लास्ट 2 से 3 साल आप देख लो, चैप्टर पढ़ने में लोगों को लगता है बोर, ठीक है, इकोलॉजी बोले तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना आप लोग, बहुत बोर होता है लोगों को, ठीक है, और स्टूडेंट इंटरेस्ट भी नहीं लेते इस चीज में। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बट स्टूडेंट का कुछ तो भी प्रॉब्लम रहता है इसमें, मेंटेलिटी जो है, साइकोलॉजी है कुछ तो भी ऐसी जो पहले से बनी रहती है, बिकॉज इकोलॉजी जो है स्कूल्स में अच्छे से पढ़ाई नहीं जाती है, इसलिए प्रॉब्लम आता है। पर इस चैप्टर का बहुत वेटेज है बेटा। और कभी भी याद रखना बेटा, जो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो चैप्टर्स रहते हैं वो अपने आप में बहुत मायने देते हैं, तो इस चैप्टर का वेटेज भी अच्छा है। अभी आप पढ़ लोगे तो इसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग चैप्टर, हाँ इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं हम लोग, ऑटिकोलॉजी और सिनेकोलॉजी क्या होता है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि इकोलॉजी जो है ये कंसर्न करता है एक 4 लेवल से, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले मैंने स्लाइड में एक्सप्लेन किया था। इकोलॉजी जो है दिख रहा है, इकोलॉजी इज कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स आ रहा है, पॉपुलेशंस आ रही है, कम्युनिटीज आ रहा है एंड बायोम्स। तो हम ये ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स इससे डिफाइन करते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इकोलॉजी जो कंसर्न कर रहा है क्या चीज, 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या चीज, इकोलॉजी इज कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ, क्या था, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इतना स्टेटमेंट ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन ये नोट्स जब शेयर होंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैंने नोट कर दिया। क्या क्या था उसमें, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। क्या क्या आ रहा है बेटा,
organisms, population, community and biomes। तो इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? एवरी इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज। इसको हम डिफाइन करें तो क्या हो जाता है? एवरी इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिजम्स। और ये इकोलॉजी का बेसिक यूनिट होता है। जैसे हम लोगों ने पेनक्रियाज पढ़े थे ना, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होता है। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये तो हमें समझ में आ गया। साथ ही साथ क्या कह सकते हैं हम इसे? ये बेसिक यूनिट होता है इकोलॉजी का। क्या होता है ये? बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। समझ गए? अब ये किस चीज को डील्स करता है? ये डील्स करता है ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा ना, जी रहा है, रह रहा है। तो ये इस चीज को क्या करेगा? डील्स करता है। फिर उसके बाद क्या आता है? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन मींस पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल एरिया है, और यहाँ पे ये एक ऑर्गेनिज्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिल करके, ठीक है, ये क्या फॉर्म करते हैं? एक पॉपुलेशन को। तो इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज इन पर्टिकुलर एरिया, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। कंस्टिट्यूट पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है क्या बेटा डेफिनेशन क्या होता है? देखो ये डेफिनेशन आप वैसे भी खुद से जानते हो। आप जानते हो ऑलरेडी ये डेफिनेशन सारी। ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। कम्युनिटी की बात आती है तो क्या होता है बेटा? जब ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन वहां पे आएगी, डिफरेंट स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में लाइव करती है। ठीक है, जैसे कि सपोज ये एरिया है, यहाँ पे ये एक पॉपुलेशन हो गया एक स्पीसीज का, यहाँ पे दूसरी स्पीसीज का आ जाएगा, अगेन उसके बाद और भी आ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? कम्युनिटीज कहलाएगा। कम्युनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाता है कम्युनिटी। लेकिन सिर्फ डिफरेंट स्पीसीज ही कम्युनिटी नहीं है, वो एक एरिया में लाइव कर रहा है और आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट स्पीसीज है, लाइव इन एरिया, रह तो रहा है लेकिन सिर्फ रहना भी नहीं, एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। समझे क्या हो रहा है? वो इंटरेक्ट अमॉन्ग देम सेल्फ। तो ये क्या कहलाएगा? जैसे कि इंटरेक्शन, मतलब देखो आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपका और मेरे बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
साथ ही साथ एनवायरनमेंट के साथ उससे मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, बदले में मैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूँ, उनके बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस तरह का इंटरेक्शन हो गया, समझ गए। और इसके बाद फिर क्या आता है नेक्स्ट? नेक्स्ट आता है बायोम। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? नेक्स्ट आएगा बायोम। तो अब ये बायोम क्या होता है जानते हो आप? बायोम क्या होता है? बायोम जनरली क्या कह सकते हैं, जब जो कम्युनिटी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से समझना पड़ेगा। मतलब जब बहुत सारी कम्युनिटीज जब आती ना, अब यहाँ पे ये एक कम्युनिटी थी, ठीक है, तो ये एक कम्युनिटी, फिर ये दूसरा कम्युनिटी, फिर उसके बाद ये, और ये इस तरह से, तो इसमें रहने वाले जितने भी मेंबर्स है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन सबको मिलाकर के यहाँ पर ये जो फॉर्म हुआ है, इसको क्या कहेंगे? बायोम्स कहेंगे, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक ओवरव्यू हम देते हैं। ओवरव्यू हम देखते हैं, देते नहीं है। कौन सा? अभी मैंने यहाँ पे ये जो स्टार्ट किया, ये तो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट किया है, बट आपके एनसीईआरटी ने डायरेक्टली उसको ऑर्गेनिज्म लेवल पे नहीं बताया, उसको सबसे पहले एक सेलुलर लेवल, सेल से स्टार्ट किया है। तो यदि हम वहां पर एक सेल से देखते तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिजम्स का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या रहता है? सेल्स। सेल्स जब आपस में अरेंज होती है तो उससे क्या बनता है? टिश्यू। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं बेटा? 4 टाइप के होते हैं क्या? कौन कौन सा होता है? एक होता है इपिथेलियल टिश्यू, एक होता है नर्वस टिश्यू, होता है। फिर उसके बाद क्या आता है? कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके बाद क्या आता है? मस्कुलर टिश्यू। पढ़े ना हम लोगों ने अभी मसल्स, क्या हो गया? मस्कुलर टिश्यू। तो इस तरह से सेल्स आपस में अरेंज हुई तो उससे बना टिश्यू। टिश्यू जो है आगे चल के क्या बनाता है बेटा? टिश्यू से क्या बनता है? एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन में क्या क्या होता है बताओ, एक्सप्लेन करो जल्दी से एग्जांपल्स। कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे? हाँ वेरी गुड। अब हम अपनी बात करेंगे ना बेटा, जैसे लीवर हो गया, स्टमक हो गया, और क्या आ रहा है? पेनक्रियाज हो गया। ये एक एक ऑर्गन है। जब ये सारे ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ये एक ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, फॉर्म हुआ कि नहीं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाएगा। और जब सारे सिस्टम आपस में जब ज्वाइन हो जाएंगे तो सारे सिस्टम ज्वाइन होने के बाद ये जो ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, क्या चीज? ये जो ऑर्गन सिस्टम है इससे कंप्लीटली एक ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा। बन गया ऑर्गेनिजम्स। और ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं इससे क्या फॉर्म होगा? क्या फॉर्म होने वाला है इससे? वेरी गुड। अभी ऊपर जो हम लोगों ने पढ़े पढ़े ना, बहुत बेसिक पार्ट है बेटा, ये सब वही पार्ट है जो अभी तक के आप पढ़े हो। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये आगे चल के इससे फॉर्म हो रहा है एक पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन मींस ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन एरिया एंड आपस में वो क्या होगा बेटा? इंटरेक्ट भी करेगा। पॉपुलेशन मतलब जब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर रहते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया, ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया,
ये एक हो गया। और इनके बीच में क्या हो रहा है बेटा, आपस में ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं किसी न किसी चीज के लिए। ये ऐसा इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, तो ये कहलाएंगी पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन इन चाइना, पॉपुलेशन इन हरियाणा, ऐसा हम कह सकते हैं। हो गया। अब पॉपुलेशन को आप आपस में जोड़ दो तो इससे बनता है कम्युनिटीज। अब कम्युनिटीज में सिर्फ एक ही पॉपुलेशन नहीं आती, देखो डॉग का अलग पॉपुलेशन रहेगा, कैट का एक अलग पॉपुलेशन रहेगा, ह्यूमंस का एक अलग पॉपुलेशन रहेगा, लेकिन ये सभी के सभी आपस में किसी न किसी तरह से एक ही जगह पे रह रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये सारे को मिला करके हम उसे क्या कहते हैं, कम्युनिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कम्युनिटीज। अब ये जो कम्युनिटीज है यदि हम देखें तो ये आपस में जो इंटरेक्ट करेगा, किससे इंटरेक्ट करेगा, जैसे कि सपोज यहां पर ये जो है ये कम्युनिटीज है। अब ये आपस में जो इंटरेक्ट कर रहा है उस एनवायरनमेंट में, ठीक है, एक तो उसमें अबायोटिक फैक्टर आएंगे, अबायोटिक फैक्टर। अब ये जो अबायोटिक फैक्टर है मींस जिसके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है, लाइट उसको चाहिए ही चाहिए होता है, एयर उसे चाहिए ही होता है, वाटर चाहिए होता है, इनके बीच में इसका कुछ रिलेशन बन गया, सनलाइट, विंड, ये सारे जो है, तो ये क्या होगा, अबायोटिक फैक्टर। तो इनके साथ जब ये इंटरेक्ट करता है तो इस तरह से ये जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होगा तो ये कम्युनिटीज जो है आगे चल के ये फॉर्म करता है जिसे कहते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इकोलॉजी में इकोसिस्टम ही रहेगा। समझ में आया? मीन्स कम्युनिटी इंटरेक्ट विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट, वो क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा। याद रहेगा क्या बेटा, इकोसिस्टम का डेफिनेशन ये लिख के देना है, कम्युनिटी इंटरेक्ट विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट, क्या कहलाएगा ये कहलाता है इकोसिस्टम। अब एक इकोसिस्टम की हम बात करें तो देखो जैसे कि ट्री इकोसिस्टम अलग हो गया, ट्री पे रहने वाले फिर जो भी एनिमल्स है, ट्री पे चींटियां रहती है, बर्ड्स रहते हैं, फिर बर्ड्स पे कुछ और लोग डिपेंड रहते हैं, ठीक है, तो एक इकोसिस्टम बन गया। एक एक्वाटिक इकोसिस्टम अलग होता है, जैसे कि रिवर या पॉन्ड्स की हम बात करें तो उसमें छोटी मछली और बड़ी मछलियां रहती है, एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, तो उनके बीच में एक अलग इकोसिस्टम हो गया। एक हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम हम देख सकते हैं, एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हम देख सकते हैं, समझ गए? फिर वहां पे आपस में वो इंटरेक्ट करेंगे आपस में, तो उसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, सोयल, इस तरह से मिट्टी, सभी के साथ उनके बीच में आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो कंप्लीट जब बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोम। इस बायोम को समझाने के लिए मुझे इतना लंबा चौड़ा सफर करना पड़ा। ठीक है, बायोम का डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं। ये देखो बेटा, ये बायोम दिख रहा है, ये समझ रहे थे हम लोग, तो ये बायोम क्या है, इस बायोम को हम जानेंगे भी। तो यहां पर आते हैं, बायोम को समझते हैं। जैसे कि सपोज क्या कह सकते हैं हम लोग, सबसे पहले हम ये एक ट्री है जैसे, ओके, ये क्या हो गया, ये एक ट्री है। तो ट्री में एक तो एयर, बीटल्स, ठीक है, बर्ड्स, ये सब इस ट्री के साथ रहेंगे। इधर साइड यदि हम देखें तो ये ऐसी फिशेस इसमें आ रही है, कुछ यहाँ पे एल्गल ब्लूम्स हो सकते हैं, और ये एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया। इधर साइड ये इस तरह से ये ग्रासेस है, छोटे छोटे ग्रासेस, तो यहाँ पे भी कुछ एनिमल्स और कुछ स्पीसीज रह रही है। तो ऐसे ये अलग अलग टाइप की इकोसिस्टम होगा। तो इकोसिस्टम 1 2 3 हो गया।
तो जब यहाँ पे वन एंड मोर इकोसिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते तो इस तरह से ये जो है ये क्या बनाता है, बायोम। क्या फॉर्म किया इसने, बायोम, क्योंकि वहां पर रेनफॉल हो रहा है, वहां पे टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, तो उससे आपस में ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जब बायोम्स आपस में ऐसे बहुत सारी, ये एक बायोम है, फिर दूसरा बायोम, तीसरा बायोम्स, अलग अलग जगह के बायोम्स सब सारे आपस में मिलते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर जो फॉर्म होगा उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं बायोस्फीयर। तो देखो ऑर्गेनिजम्स, उससे पॉपुलेशन बनेंगी, पॉपुलेशन कंप्राइज होता है कम्युनिटी, फिर उससे इकोसिस्टम, फिर बायोम, और बायोम जैसे टुंड्रा हो गया, फॉरेस्ट हो गया, लार्ज टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी जहां पे रहती है, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ये सारे बायोम है। ठीक, ओशियन, रिवर और लेक, ये बायोस्फीयर हो जाएगा, जहां पे बहुत सारे स्पीसीज जो है वहां पर क्या होगा, सरवाइव करेगा। समझ गए, इतना पार्ट क्लियर हो गया है सभी का? इफ यस तो आगे कंटिन्यू करते हैं, नो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है, समझा? एकदम इजी है बेटा, बहुत इजी है ये। ठीक, माइंड में ये नहीं बैठाना कि इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हाँ इकोसिस्टम से बायोम बनेगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अब फाइनली हमें इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है, बायोस्फीयर बेटा नीनद। अब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का हम स्टडी कर रहे हैं। अब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में सबसे पहले हमें जो ऑर्गेनिजम्स है ये हम देखेंगे, ऑर्गेनिजम्स के साथ ही साथ इसका एडाप्टेशन कैसे होता है। यदि आज आप हो तो आपके कोई ना कोई पूर्वज जो किसी ना किसी से फाइट करे होंगे, चाहे वो इन्वायरमेंटल स्ट्रगल हो या फिर किसी भी टाइप का स्ट्रगल, तो उस फाइट करने के बाद आज आपका, आपके पूर्वज के एक एग्जिस्टेंस के फॉर्म में आप लोग हो, तो उनने अडाप्ट किए, उनने इंटरेक्ट किए किसके साथ, ऑर्गेनिजम्स ने, कुछ अबायोटिक फैक्टर के साथ। और ये नहीं कि सिर्फ अबायोटिक फैक्टर ही वहां पे मायने देता, बायोटिक फैक्टर भी आता है। अबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आएगा बेटा, टेम्परेचर आता है, लाइट आती है, एयर आता है एंड वाटर आता है। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पोर्शन में हम लोगों को यही वाला पढ़ना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को इस चैप्टर में, नेक्स्ट यदि हम देखें तो पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। और लास्ट में उन पॉपुलेशन के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये सारी चीज मीन्स ये 3 टॉपिक्स जो है इस चैप्टर में हम लोगों को स्टडी करना है, जिसमें हम सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो इकोलॉजी को हम एक ऑर्गेनिजम्स लेवल पे यदि हम देखते हैं तो उसमें उसकी जो फिजियोलॉजी जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसे हम देखते हैं। और वो पार्ट जब हम देख रहे हैं तो ये किस चीज में, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स जो है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट में कैसे अडाप्ट किया, कैसे उसने सरवाइव किया है, कैसे वो रिप्रोड्यूस किया है। समझ गए? और जो भी एनुअल वेरिएशंस जो अर्थ पे आते हैं उसकी वजह से हमारे अर्थ पे अलग अलग टाइप के सीजन फॉर्म होते हैं, और अलग अलग टाइप के जो सीजन्स फॉर्म होते हैं उससे अलग अलग टाइप के बायोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो थोड़ा सा स्लाइड पे आते हैं हम लोग, क्या क्या पार्ट पढ़ लिए हम लोगों ने देख लेते हैं। तो देखो बेटा, ये इकोलॉजी जो कंसर्न करना है फॉर बायोलॉजिकल लेवल, तो इकोलॉजी मींस स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स
एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल मींस अबायोटिक एनवायरनमेंट, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, जो कि 4 लेवल में हम उसका स्टडी कर रहे हैं। ये 4 लेवल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। तो फाइनली ऑर्गेनिजम्स और उसका एनवायरनमेंट जो है ये हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, मतलब इकोलॉजी एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे हम देख रहे हैं। और जब हम इकोलॉजी को ऑर्गेनिजम्स के लेवल पे या उसके फिजियोलॉजिकल लेवल पे हम देखते हैं, तो इसमें हम ऑर्गेनिजम्स, देखो ये जो है आप बियर देख रहे हो, ये पोलर एरिया पे यदि रह रहा है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे कैमल कह लो या फिर जो भी डेजर्ट एनिमल है, तो ये डेजर्ट एरिया में वो कैसे रह रहा है, तो उसने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया है उस इन्वायरमेंट में। कैक्टस का प्लांट देखो, ओपनसिया का प्लांट देखो, किसी बर्ड को देखो, किसी रेट को देखो, मीन्स डिफरेंट टाइप के एनिमल्स। इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, क्या देखना है, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कैसे सर्वाइव किए उस इन्वायरमेंट में और कैसे उन्होंने रिप्रोड्यूस किए हैं। तो जब हम उसकी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का स्टडी करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स ने किस कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट किया है, उसने कितना लड़ा होगा तब जाके तो वो वहां पे रह पाया। समझ गए। और ये देखो इस तरह से जो एनुअल वेरिएशंस जो होते हैं अर्थ पे, इससे अलग अलग टाइप के सीजन्स जो फॉर्म होते हैं। तो जो रोटेशन जो हो रहा है अर्थ पे, जो टिल्ट कर रहा है अपने एक्सिस पर, जिससे एनुअल वेरिएशंस आता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और सीजन कम और ज्यादा या चेंज आते रहेगा। जब ये होता है तो इससे मेजर बायोम्स, जैसे आप डेजर्ट देख रहे हो, रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट हो गया, टुंड्रा, ठीक है, ये जो है ये फॉर्म हो रहा है बेटा। वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन जो होता है, रेन एंड स्नो, इसकी वजह से ऐसे अलग अलग टाइप के बायोम्स और बायोस्फीयर वहां पे फॉर्म होते हैं। तो रीजनल और लोकल वेरिएशन जो बायोम्स में होता है, इससे अलग अलग टाइप की हैबिटेट जो है ये फॉर्म हो गया है। आप वही डेजर्ट देख सकते हो, वही रेन फॉरेस्ट देख सकते हो, वही टुंड्रा देख सकते हो, वही प्लेन्स देख सकते हो, वही माउंटेन टॉप देख सकते हो, ऐसे अलग अलग टाइप के बायोम्स। तो ये बायोम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो देखो कितना रेनफॉल हुआ है और कितना टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ऐसे अलग अलग टाइप के क्या कह सकते हैं बायोम्स का यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया। तो देखो बेटा इधर साइड कितना बारिश हुआ इस चीज को बता रहा है, 50 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन हुआ है, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 एंड 450। इधर जो टेम्परेचर 0 से स्टार्ट होता है, तो इधर जो हमारा जितना भी जो आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा है, यहाँ पे बारिश जो है बहुत कम हो रही है, लेकिन टेम्परेचर बहुत कम है यहाँ पर, देख लो, ठीक है। लेकिन डेजर्ट में आप देखो तो डेजर्ट में बारिश भी नहीं हो रही, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसी के अगेंस्ट में आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आ जाओ, देखो बारिश भी बहुत होती है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। यही चीज आप कोनिफर्स फॉरेस्ट में चले जाओ तो बारिश जो है वो मीडियम है और टेम्परेचर भी मीडियम है। और टेम्परेट फॉरेस्ट में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, ट्रॉपिकल से कम है, बट बारिश जो है ये ज्यादा है। ग्रास लैंड में बारिश कम है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, बायोम्स जो है इसका फॉर्मेशन होता है। याद हो गया? हेलो, याद हुआ क्या बेटा? क्या क्या देखे हमने? सिंपल इसको याद रखने के लिए एक आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। सिंपली एक डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। जब ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लोगे तो इधर साइड आपको कितना रेनफॉल हुआ है और इधर साइड जो टेम्परेचर है वो कितना है ये दिखाई देता है। टेम्परेचर यदि हम यहाँ पे 0 से बात करते हैं तो इधर -1 -2 आ जाएगा, इधर +1 एंड +2 आ जाएगा। समझ गए? तो इसमें हमने देखे एक तो ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो ग्रासलैंड था, याद आ रहा है? ग्रासलैंड के बाद हम लोगों ने इधर एक ऐसा देखे, दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पे इस तरह से, और उसके बाद ये ऐसा कुछ तो भी है। समझ गए? तो इसमें क्या क्या देख लिया बेटा हमने, बताइए। ये जो है आर्कटिक रीजन हो गया, ये डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ये क्या था, ट्रॉपिकल था, ये क्या था, टेम्परेट था। और ये वाला जो है कौन सा हो गया, बताइए, कोनिफरस फॉरेस्ट, ठीक है।
देख लो, याद हो गया। टेम्परेट, ट्रॉपिकल, कोनिफर्स, आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा, ग्रासलैंड और डेजर्ट। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है, कितना रेनफॉल हो रहा है, कितना टेम्परेचर, ये पूछा जाता है। ये सब बायोम है बेटा। ये तो लिखा है ना यहाँ पे, बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है उसका मतलब क्या होता है, उसको वो खुद एक नेम है, नेम का कोई टर्म नहीं रहता। ठीक है गणेश, चले आगे। हेलो, किसी को कुछ पूछना है बेटा? ओके, चलो तो कुछ नहीं है तो फाइनली आगे बढ़ते हैं। और क्या देख लिया हमने यहाँ पर, यहाँ पे अभी तक के हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स, उसका बायोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना रेनफॉल हो रहा है, कितना कम हो रहा है। तो जो डेजर्ट एरिया है यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, लेकिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। कोनिफर्स फॉरेस्ट जनरली पाइनस के प्लांट यहाँ पे आते हैं। मीडियम है बेटा, टेम्परेचर भी नॉर्मल ही है, 0 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा नीचे आ रहा है ना। ग्रासलैंड में आप देखोगे तो ये 25 डिग्री आ रहा है, डेजर्ट में 21 के आसपास टेम्परेचर है। बट मिनिमम और मैक्सिमम ये अप्रोक्सीमेटली रेशियो है। इधर आप देखोगे बारिश कितना हुआ, ये 25 हुआ। इसमें देखोगे तो कितना हुआ, 75, 50 से 75। इसमें आप देखोगे तो 25 से लेकर के 250 के आसपास हो रहे हैं। इसमें आप बारिश देखोगे तो ये ऐसा आपको चेक करना बेटा, ये 200 के आसपास होता है। इसमें आप देखोगे तो 450 तक के चला जाएगा या 400 के आसपास। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। बाकी कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी आपको राइट करके पहले से लाया हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो रीजनल और लोकल वेरिएशन जो हम देख रहे थे उससे क्या है बेटा, बायोम्स फॉर्म हुआ। बायोम से वैरायटी ऑफ हैबिटेट यहाँ पे फॉर्म होते हैं। अब हमारा जो प्लानेट है अर्थ, यहाँ पे लाइफ सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ पे फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा वहीं पे सरवाइव करता है इंसान। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखें तो फेवरेबल जो हैबिटेट है उसके अलावा एक्सट्रीम हैबिटेट जो होती है, फिर हार्शेस्ट हैबिटेट जो होती है, वहां पर भी लाइफ जो है वो देखने को मिलेगी। कहां पे जानते हो, जैसे कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे क्या होता है, इकोलाई बैक्टीरिया रहता है। हॉट एक थर्मल वेंट पे हम जाएंगे तो टेम्परेचर तो बहुत हाई है, लेकिन यहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। सल्फर स्प्रिंग्स की यदि हम बात करें, ठीक है, तो वहां पर भी क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर हाई रहने के बाद या फिर किसी भी टाइप की हैबिटेट है तो हर जगह पे लाइफ जो है वो क्या है, एग्जिस्ट कर रही है हर जगह पर। अब हर जगह पर जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है मींस क्या, कहां पर लाइफ एग्जिस्ट करेगी, तो लाइफ जो एग्जिस्ट करेगी, तो अब यदि हम यहां पर देखें तो देखो हम लोगों ने देखे कि टेम्परेचर नीचे साइड में हमने देखे, इसके पहले जो ग्राफ देखे तो नीचे साइड टेम्परेचर कम है, तो कुछ ऐसे प्लांट है जो कम टेम्परेचर पे रहते हैं, तो कम टेम्परेचर पे कुछ अलग टाइप की लाइफ देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब अर्थ में लाइफ हर जगह पॉसिबल है, मींस जहां फेवरेबल कंडीशन है वहां पे ज्यादा मिलेगी और जहां पे फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है वहां पे कम मिलेगी। ओके, तो इसमें कुछ एग्जांपल है बेटा, एक राजस्थान का डेजर्ट कह लो आप, ये वाला, या फिर एक रेन सॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट की हम बात कर ले तो लाइफ तो यहां पर भी है। ठीक है, डीप ओशियन टेंट्रीज की यदि हम बात कर ले, ओके, समुद्र में जो गहराई वाला जो हिस्सा होता है, या फिर
टोरेंशियल स्ट्रीम, लगातार जो बहने वाली जो जलधारा है ये इस तरह से, तो लाइफ तो यहाँ पर भी रहेगा। तो डीप ओशियन जो टेंशन्स हैं या टोरेंशियल स्ट्रीम्स, यहाँ पर हमेशा लाइफ देखने को मिलेगी। एक परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन जो होता है या ऊंचे पहाड़ वाला जो रीजन होता है, पोलर एरिया, ठीक है, हाई माउंटेन टॉप्स की आप बात कर लो, ठीक है, तो दोनों भी जगह ऑब्वियसली कुछ अलग टाइप की स्पीसीज रहती है। बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स, ठीक है, इंटेस्टाइन हर जगह पे दिख रहा है आपको। कंपोस्ट पिट्स की आप बात कर लो, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पे, और इवन हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है, थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, ये भी तो एक हैबिटेट है। और ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम बेटा देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये जो हो गया डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट, और ये सी कॉस्ट, सभी जगह पर लाइफ जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है। समझ गए? तो अब हम यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, वो हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। बायोटिक और अबायोटिक के साथ क्या रिलेशनशिप होता है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें हमने क्या देखे बेटा, अभी हम लोगों ने देखे कि ऑर्गेनिजम्स जो है अलग अलग हैबिटेट में कैसे रह रहा है। तो ऑर्गेनिजम्स क्या सिर्फ अबायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से ही किसी का लाइफ डिसाइड होता है क्या? नहीं, वहां पे अबायोटिक के साथ ही साथ बायोटिक कंपोनेंट जो है, ठीक है, वो भी उतना ही मायने देता है जितना कि अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। मींस यदि हम एक ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, पर्टिकुलर एक हैबिटेट में जहां पर वो रह रहा है, तो इसमें अबायोटिक कंपोनेंट मींस उसको पानी चाहिए रहने के लिए, एयर चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बायोटिक कंपोनेंट के साथ भी वो इंटरेक्ट करता है। बिना उसके वो उसकी लाइफ को नहीं जी सकता, ठीक है। तो अबायोटिक में क्या क्या आ जाएगा? टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, विंड हो गया। बायोटिक में जैसे कि प्रोटोजोआ, सैप्रोफाइट बैक्टीरिया जो होता है, पैरासाइट की हम बात कर सकते हैं, ये भी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसे होता है देखो, तो यहाँ पे यदि हम समझे तो पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर और कॉम्पिटिटर, ये प्रोटोजोआ नहीं आएगा यहाँ पर, हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएंगे तो यहाँ पे पैथोजन आ जाता है, पैथोजन में सभी आ जाते हैं। प्रीडेटर एक आता है, एक कॉम्पिटिटर आता है, ओके, समझ गए? तो इस तरह से यहाँ पर जो है क्या कह सकते हैं बेटा, अलग अलग हैबिट में, जैसे आप अफ्रीका, ब्राजील, अलग अलग एरिया पे चले जाओ तो वहां पे फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट मींस बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, ठीक है, सिर्फ वही किसी हैबिटेट को कैरेक्टराइज नहीं कर रहे किसी ऑर्गेनिजम्स के लिए, वहां पे अबायोटिक के साथ ही साथ बायोटिक जो है कंपोनेंट भी मायने देते हैं। तब जाके ही ऑर्गेनिज्म अपने आप को कैसे सरवाइव कर रहा है, और सरवाइव कर रहा तो नेचर उसको सिलेक्ट करेगा, वो वहां पर अडाप्ट करेगा, तब जाके वहां पर वो सरवाइव कर पाएगा, नहीं तो उसका खेल खत्म हो जाएगा वहीं पर। समझे? तो यहाँ पर ये जो हम लोगों ने देखे, तो अभी हमको सबसे पहले इस अबायोटिक कंपोनेंट का टेम्परेचर, लाइट, विंड, सोयल, इन सभी का
किसी एक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है, ये हम लोगों को यहाँ पर आगे के पोर्शन में स्टडी करना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट टेम्परेचर को लेकर के देखेंगे। तो क्या क्या बताया एक बार स्लाइड से देख लेते हैं बेटा। एक फिजियोकेमिकल हैबिटेट मतलब अबायोटिक कंपोनेंट जो होता है वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल, साथ ही साथ बायोटिक कंपोनेंट पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर और कॉम्पिटिटर, ये दोनों की वजह से वेरिएशंस आएंगे अलग अलग हैबिटेट में। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के साथ किसी ना किसी टाइप का एक इंटरेक्शंस करेगा। ठीक, इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है नाइस। नाइस मतलब एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रह रहा है, अब यहाँ पे रहने के बाद वो क्या कर रहा है, तो जो रह रहा है उसकी हैबिटेट हो गई, बट यहाँ पे उसका जो रोल है, जो प्रोफेशन है, उसे नाइस कहते हैं। ओके, समझे। तो हर एक ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो अलग अलग डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है बेटा। तो इसमें सबसे पहले अबायोटिक फैक्टर जिसमें टेम्परेचर आता है, ये हमें स्टडी करना है, वाटर आता है, ये स्टडी करना है, लाइट का स्टडी करना है, और लास्ट में मिट्टी को लेकर के क्या वहां पे रोल होता है वो हम लोगों को समझना है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर जो है और इसका क्या रोल होता है ये हम जानेंगे। क्या चीज, सबसे पहले टेम्परेचर, क्योंकि मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट जो फैक्टर है वो टेम्परेचर ही है। जैसे हम पोलर एरिया और हाई अल्टीट्यूड पे हम जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, यही चीज जैसे डेजर्ट में हम जाते हैं तो वहां पे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, हाइड्रोथर्मल वेंट में हम जाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, और कभी भी देखना जैसे मैंगो जो ट्री होता है वो पोलर रीजन पे कभी भी ग्रो नहीं करता। टूना जो एक फिश है वो कभी भी ट्रॉपिकल एरिया में देखने को नहीं मिलती। तो टेम्परेचर जो है मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट अबायोटिक फैक्टर है। तो अभी यहां पर हम लोग क्या चीज, अबायोटिक फैक्टर का स्टडी करेंगे। ओके, क्या देखेंगे अभी हम लोग, अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर में क्या चीज, टेम्परेचर जो है इसका हम लोग स्टडी करेंगे। अब टेम्परेचर की यदि हम बात करें, क्या चीज, टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो क्या कहा मैंने थोड़ी देर पहले, इसको हम एक काम करते, थोड़ा सा हम एक क्लाइमेटिक जोन जो होता है उसके रिस्पेक्ट में हम समझेंगे। मींस लैटिट्यूड, जानते हो क्या लैटिट्यूड क्या होता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन जानते हो क्या होता है। हाँ, डिफरेंट हैबिट। ठीक है, जो लोग नहीं जानते उन्हें समझा देता हूँ। लैटिट्यूड जो है, यदि हम इस तरह से यहाँ पे देखें, ओके, तो ये हमारी इक्वेटर है। ठीक है, फिर इक्वेटर से हम टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड टुवर्ड्स द साउथ पोल हम यदि हम इस तरह से जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो सेंटर मिड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये क्या हो गई हमारी, ये इक्वेटर लाइन, जिसको हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, हम यहाँ पर क्लाइमेटिक जोन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, क्लाइमेटिक जोन किसके बेस पर, लैटिट्यूड के बेस पर हम लोग देख रहे हैं। ओके,
तो अब ये 0 डिग्री है। अब इस 0 डिग्री से आप या तो नॉर्थ साइड आ जाओ या फिर साउथ साइड आ जाओ। तो इस डिग्री में आप 0 से लेके 20 डिग्री, अब 0 से आप इधर या फिर इधर, 0 से लेके 20 की तरफ आप जाते हो, 0 डिग्री से 20 डिग्री लैटिट्यूड की हम बात कर रहे हैं। तो इस जगह पर जो रहेगा वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है ये जो है ये कहलाता है ट्रॉपिकल एरिया। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे ट्रॉपिकल एरिया। थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम। अब ये 20 से थोड़ा और ऊपर आ जाओ इधर और थोड़ा और नीचे आ जाओ, तो 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के आसपास जो लैटिट्यूड होता है इसे कहेंगे सब ट्रॉपिकल। जो है ये क्या कहलाएगा? सब ट्रॉपिकल। टेम्परेट की हम बात करेंगे तो कितना हो गया? 40 से 60 डिग्री। 40 से लेकर के 60 डिग्री पर हम आते हैं, तो ये जो है क्या हो गया? ये कहलाएगा क्या चीज बेटा? टेम्परेट जोन। और 60 से 80 डिग्री पे चले गए तो आर्कटिक और एंटार्क्टिक आता है। 60 डिग्री से 80 डिग्री पे हम चले गए तो क्या हो जाएगा? एक तो आर्कटिक और दूसरा क्या आ जाएगा? एंटार्क्टिक। यहां लिख नहीं पा रहा हूं मैं, समझे? तो आर्कटिक और एंटार्क्टिक जो है ये जोन आता है। ये जोन थोड़ी देर पहले हमारे स्लाइड में आया भी था। ठीक है, पीछे आते थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे। ये देखो बेटा, ये यहाँ पे दिया हुआ है ट्रॉपिकल रीजन 0 से 20 डिग्री लेटीट्यूड, टेम्परेट जो आता है 40 टू 60 लेटीट्यूड, सब ट्रॉपिकल है, आर्कटिक और अंटार्कटिक। 60 के ऊपर लेटीट्यूड में जितना भी आएगा ये आ जाता है। समझ गए? ओके, फिर इसके बाद हम कहाँ तक पहुंच गए? अभी ये वाला पार्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले टेम्परेचर हम देख रहे हैं बेटा। तो टेम्परेचर कहाँ पर कितना रहेगा? तो टेम्परेचर की हम बात करें तो मोस्ट इकोलॉजिकली मोस्ट रिलेवेंट, ये टर्म इंपॉर्टेंट है बेटा। रिलेवेंट फैक्टर जो है, रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर में कौन सा आता है? टेम्परेचर आता है, लाइट आता है, या क्या आता है? ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो कभी भी देखो, इक्वेटर से हम लोग जब पोल के तरफ जब जाते हैं, तो इक्वेटर से जब हम पोल के तरफ इस तरह से जाएंगे तो टेम्परेचर जो होगा, या फिर प्लेन से में माउंटेन टॉप्स पे हम जब जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये सब जीरो लेवल, जैसे पोलर एरिया और हाई एल्टीट्यूड पे हम देखें तो कितना रहेगा बेटा? मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। कहाँ की बात हो रही है? ट्रॉपिकल डेजर्ट। देखो, सब जीरो लेवल कहाँ पर है? पोलर एरिया और हाई एल्टीट्यूड। यहाँ से ट्रॉपिकल डेजर्ट में मोर देन 50 तक के हो सकता है। मतलब 0 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस कौन कौन से एरिया में कैसे रहेगा ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो एवरेज टेम्परेचर यदि हम देखें, थर्मल स्प्रिंग्स जो होता है या फिर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट जो होता है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी टेम्परेचर देखा गया है। इतना होता ही है यहाँ पर। और उसके बाद भी यहाँ पर लाइफ जो है मीन्स माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स, किंगडम मोनिरा पढ़े हो आप लोगों ने? आर्के बैक्टीरिया याद आ रहा है? मिथेनोजन्स, सल्फर बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स याद आ रहा है? थर्मोएसिडोफाइल्स, ऐसे बैक्टीरिया यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, ये देखो, ये टूना फिश मैंने बताया था, ये मैंगो ट्री। मैंगो ट्री कहाँ देखने को नहीं मिलता बेटा? ये जो टेम्परेट कंट्री जो होती है ना, जैसे कनाडा, जर्मनी, यहाँ पे मैंगो ट्री, क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर का नीड होता है, इसलिए देखो हमारे समर के टाइम पे मैंगो ज्यादातर आते हैं। चल रहा ना अभी मैंगो का सीजन।
इसी टाइम पे आएंगे, बाद में थोड़ी मिलेंगे। ठीक है, ये चीज टूना फिश की हम बात करें या स्नो लेपर्ड की हम बात करते हैं तो केरला फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा। टूना फिश जो है ये ट्रॉपिकल लेटीट्यूड जो होता है वहां के ओशियन में देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, बहुत महंगे होते हैं बेटा। ओके, तो ये जो है बेटा हर जगह का एक वेदर जो है, तो ये टेम्परेचर जो हमारा एंजाइम काइनेटिक्स को अफेक्ट करता है, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करता है, अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी अफेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। कैसे कर रहा है जानते हो? देखो, हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये एंजाइम हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस जो हमारे बॉडी में हो रहा है, जैसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, डाइजेशन का एक्टिविटी हम कहें तो पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब जो एंजाइम्स हैं ये हमारे बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं ना बेटा, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। यदि टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा तो ये हमारा बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बीएमआर जो होता है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो अफेक्ट हो जाएगा। जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो भी क्या होंगे, अफेक्ट हो जाएंगे। समझे? हो गए ना? तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है ये हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए और एक वेदर के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को वहां पे मेंटेन किया। इसमें दो टर्म हमें पढ़ना है कि यूरिथर्मल होता है और एक स्टेनोथर्मल। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बाहर टेम्परेचर बदला तो उसने भी अपने अंदर बदल लिया, कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर कुछ भी रहे अंदर वो कांस्टेंट रखते हैं। मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो एक ऑर्गेनिज्म ऐसे जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाते हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को यूरिथर्मल कहते हैं। और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही टॉलरेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टेनोथर्मल कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के जो क्या कह सकते हैं टॉलरेंस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को यहां पर टू टाइप से डिवाइड किया हुआ है। समझा गया बेटा? तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर है। और एक एवरेज टेम्परेचर जो है हमारे लैंड पर वेरी करता है सीजनली, कभी ठंड आती, कभी बारिश आती, कभी टेम्परेचर समर में ज्यादा हो गया। तो कभी भी इक्वेटर से हम पोल रीजन पे जाते हैं या प्लेन से माउंटेन टॉप पे यदि हम जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। गर्मी के टाइम पे कभी भी ठंडा कहाँ मिलेगा आप बताओ? अभी समर चल रहा है तो समर के टाइम पे क्या होता है, प्लेन और हिल्स वाला जो एरिया होता है वहां पे टेम्परेचर कम रहेगा। तो रेंज मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सब जीरो लेवल जो होता है मींस 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। पोलर एरिया जहाँ पे हाई अल्टीट्यूड होता है, जैसे पहाड़ों की जो ऊंचाई जो होती है, जैसे इसलिए देखना गर्मी के टाइम पे स्विट्जरलैंड में लोग ज्यादा जाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल डेजर्ट में मोर देन 50 डिग्री होता है। ओके, तो जो टेम्परेचर है हमारे एंजाइम काइनेटिक्स को क्या कर रहा है बेटा, अफेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनिजम्स के दो टाइप यहां पर देखे। ठीक, एक ऐसा जो क्या कह सकते हैं बेटा, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, और एक ऐसे जो टॉलरेट नहीं कर रहे। जैसे मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड बर्ड्स की हम बात करें, ठीक है, तो वो इसमें आते हैं। लेकिन पोलर बियर और लिजार्ड्स की हम बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स कभी भी उल्टा हो गया क्या? हाँ, पोलर और बियर की हम बात करें तो ये क्या है, कभी भी ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है ये टॉलरेट नहीं कर सकते टेम्परेचर वेरिएशंस को। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर। तो आज बेटा मैं आपको टेम्परेचर तक के ही पढ़ाऊंगा, टेम्परेचर के आगे का पोर्शन जो है हम लोग नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि इसके पहले आप लोग सारी चीजें अच्छे से एक बार पढ़ ले।
एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आएगा वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल बेस्ड है, इसलिए इस पोर्शन को ज्यादातर हम स्लाइड से समझेंगे। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट में बेटा मैंने सिर्फ ये समझाया हूं कि टेम्परेचर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक जिसे हम क्या कहते हैं यूरी थर्मल और एक स्टेनोथर्मल। यूरी मतलब ट्रू, जो एक्चुअल टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहे हैं, और स्टेनो मतलब जो टेम्परेचर ज्यादा हुआ या कम हुआ तो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, ऐसा है। ठीक है निनद, हाँ चलो तो एंड करें बेटा आज का क्लास। इवनिंग का क्लास 6 to 6:30 तक के कंफर्मेशन दूंगा, मेंटली प्रिपेयर रहिए, ट्राई करेंगे हम क्लास रखें, नहीं हो पाता है तो कल आप लोगों का एक्स्ट्रा क्लास रहेगा। हाँ बेटा यार देखियो, हाँ गुड, 6:45 को रख ले। हाँ ठीक है रख लेंगे। अब आपका जो टाइम है क्लास का पहले वाला उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा ना बेटा। हाँ मैथ्स की क्लास रहती है इसलिए, तो नहीं तो मैं तो 6 बजे से रख सकता हूँ। हाँ कल 1 से 4:30 के बीच में 1.5 से 2 घंटे का क्लास रहेगा, कल तो रहेगा ही रहेगा। हाँ जितने लोग बेटा टीचमेंट में सबमिशन कर दिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पाए कर लो, जिनका नहीं आएगा ऑफिशियली कॉल में भिजवा दूंगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, समय के पहले भेज दो, ऐसा ना हो कि टाइम चला जाए और आप बोलेंगे नेटवर्क का प्रॉब्लम आया था, तो मैं ये एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला। और कैसे सबमिशन दे रहा है ये मैंने आपको समझा दिया हूं। ओके चलो एंड करते फिर, थैंक यू, बाय। अटैचमेंट देखो सर्वर ही होगा। 12 फाइल की लिमिट है, पीडीएफ भेजो बेटा, पीडीएफ, फोटो मत भेजो, एक पीडीएफ में 20 पेज भी रहेंगे तो सारा आ जाएगा। चलो बाय।